गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह एक बार फिर एमए द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए नाभिकीय प्रतिरोधकता विषय पर एक ऑडियो लेक्चर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस ऑडियो लेक्चर में मैं नाभिकीय प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक शर्तों की व्याख्या करना चाहता हूँ। व्हाट आर दी essential requirements for the success of nuclear deterrence। परंतु इस पर बात करने से पूर्व दो तीन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और एक बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नाभिकीय प्रतिरोधकता राष्ट्रीय राजनीति का एक उपकरण है। नाभिकीय प्रतिरोधकता या न्यूक्लियर डिटरेंस ही न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है और न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी राष्ट्रीय राजनीति का या विदेश नीति का एक टूल है, उपकरण है या साधन है। दूसरी बात ये कि न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी या न्यूक्लियर डिटरेंस दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये इस समय अर्थात नाभिकीय युग में जो स्ट्रैटेजी का स्वरूप है, स्ट्रैटेजी की परिभाषा है, वह पहले से बहुत अधिक परिवर्तित हो चुकी है। अर्थात स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी नाभिकीय आयुधों के आगमन के पूर्व हिंसा का कुशल प्रयोग हुआ करती थी। नाभिकीय आयुधों के आगमन के पूर्व strategy was defined as skillful use of violence। अर्थात नाभिकीय आयुधों के आगमन के पूर्व स्ट्रैटेजी हिंसा का कुशल प्रयोग या हिंसा का कुशलतापूर्वक प्रयोग हुआ करती थी। परंतु 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 नाभिकीय बमों के प्रयोग के पश्चात ओवरनाइट, रात भर में स्ट्रैटेजी का स्वरूप और स्ट्रैटेजी की परिभाषा पूरी तरीके से परिवर्तित हो गई है। जो 6 और 9 अगस्त 1945 को नाभिकीय आक्रमण किया गया जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर, यहीं से नाभिकीय युग का आगमन होता है। यहीं से नाभिकीय आयुधों का आगमन होता है। इन नाभिकीय आयुधों के आगमन के पश्चात अब स्ट्रैटेजी का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। पहले स्ट्रैटेजी को हम ऐसे परिभाषित करते थे, जैसा कि हमने अभी बताया, कि स्ट्रैटेजी वाज skillful use of violence, but after the advent of nuclear weapons strategy has become skillful non-use of violence। अर्थात नाभिकीय आयुधों के आगमन के पूर्व स्ट्रैटेजी हिंसा का कुशल प्रयोग हुआ करती थी कि किस प्रकार से हम कुशलता पूर्वक हिंसा का प्रयोग करके शत्रु पक्ष को पराजित करें और राष्ट्रीय राजनीति के उद्देश्यों को प्राप्त करें। परंतु नाभिकीय आयुधों के आगमन के पश्चात अब स्ट्रैटेजी हिंसा का कुशल अप्रयोग है। अर्थात बिना हिंसा का प्रयोग किए किस कुशलता से हम हिंसा के प्रयोग की धमकी देकर राष्ट्रीय राजनीति के उद्देश्यों की प्राप्ति कर लें। वाई हरकाबी ने बहुत अच्छा लिखा है कि in conventional era strategy was art of employing violence, but in the nuclear age strategy is art of threatening violence। अर्थात परंपरागत युग में स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी हिंसा का प्रयोग हुआ करती थी, परंतु नाभिकीय युग में स्ट्रैटेजी हिंसा के
प्रयोग के बजाय हिंसा की धमकी देने की कला हो गई है। अर्थात इन द न्यूक्लियर एज स्ट्रेटजी हैज बिकम द आर्ट ऑफ थ्रेटनिंग वायलेंस। नाभिकीय युग में स्ट्रैटेजी हिंसा के प्रयोग की धमकी बन गई है, और यही न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है। न्यूक्लियर डिटरेंस या न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी दोनों एक ही चीजें हैं। तो संक्षेप में न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी या न्यूक्लियर डिटरेंस हिंसा के प्रयोग की धमकी देने की कला है। अब एक बात और जो बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको ठीक से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नाभिकीय प्रतिरोधकता या न्यूक्लियर डिटरेंस की जो कला है, जो स्ट्रेटजी है, इसमें थ्रेट या धमकी का बहुत बड़ा उपयोग है। क्योंकि सारी की सारी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी या न्यूक्लियर डिटरेंस का सारा खेल कुशलतापूर्वक नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी पर ही निर्भर करता है। जितना अधिक कुशलता के साथ कलात्मक ढंग से नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी को शत्रु तक संप्रेषित किया जाता है, उसी पर नाभिकीय प्रतिरोधकता की स्ट्रैटेजी की सफलता निर्भर करती है। और एक चीज जो विद्यार्थियों को समझ लेना चाहिए कि नाभिकीय आयुधों के प्रयोग से जो क्षति हो सकती है, उस क्षति के समक्ष किसी भी प्रकार का लाभ उचित नहीं ठहरता है। यही कारण है कि जब नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी दी जाती है और शत्रु पक्ष के मानस में यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर वह अमुक कार्य करने से, आक्रमण करने से, बल प्रयोग करने से पीछे नहीं हटता, नहीं रुकता, तो नाभिकीय आयुधों का प्रयोग कर दिया जाएगा। और नाभिकीय आयुधों का प्रयोग इतना भयावह होता है, नाभिकीय आयुध वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहे जाते हैं, अर्थात ये महाविनाश के हथियार हैं। नाभिकीय आयुधों के प्रयोग से उत्पन्न क्षति का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। किसी भी प्रकार का लाभ, एनी टाइप ऑफ गेन कैन नॉट बी जस्टिफाइड बिफोर द डैमेज डन बाय द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अर्थात किसी भी प्रकार का लाभ हो, वह नाभिकीय आयुधों के प्रयोग से हुई क्षति के समक्ष उचित नहीं ठहरता, जस्टिफाई नहीं होता। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें आगे नाभिकीय प्रतिरोधकता की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों का अध्ययन करना है। जैसा कि हमने अभी बताया कि नाभिकीय प्रतिरोधकता की जो स्ट्रैटेजी है, जो कला है, यह थ्रेट पर, धमकी पर, नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी पर निर्भर करती है। और नाभिकीय प्रतिरोधकता या नाभिकीय स्ट्रैटेजी के बारे में एक बात और समझ लेना आवश्यक है। जैसा कि जर्मनी के स्ट्रैटेजिक चिंतक कार्ल वान क्लाउज़विट्ज़ ने अपनी पुस्तक ऑन वार में लिखा है कि इन स्ट्रैटेजी एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल बट ऑन दैट अकाउंट नॉट वेरी इजी। अर्थात स्ट्रैटेजी में सब कुछ बहुत साधारण दिखता है, परंतु इसका अनुप्रयोग, इसे सफल बनाना सहज नहीं है, आसान नहीं है। तो यह बात समझ लेनी चाहिए कि न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी या न्यूक्लियर डिटरेंस की परिभाषा को पढ़ने पर, इसकी अवधारणा को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हमने नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी दी और शत्रु प्रतिरोधित हो गया। लेकिन
नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी देना भी बहुत कठिन है और इस धमकी को सफल बनाना बहुत कठिन है, या दूसरे शब्दों में कहे कि नाभिकीय स्ट्रैटेजी या न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी या न्यूक्लियर डिटरेंस की स्ट्रैटेजी को सफल बनाना बहुत दुष्कर है। यह पढ़ने पर तो बहुत सहज लगता है कि नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी दी गई और शत्रु पक्ष प्रतिरोधित हो गया, परंतु नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी को सफल बनाना या न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी को सफल बनाना बहुत मुश्किल है। अगर न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी या न्यूक्लियर डिटरेंस की स्ट्रैटेजी को सफल बनाना है तो इसके लिए 4 बहुत महत्वपूर्ण शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। ये 4 शर्तें हैं या आवश्यकताएं हैं। कम्युनिकेशन अर्थात संचार या संप्रेषण। नंबर 2 कैपेबिलिटी अर्थात क्षमता। नंबर 3 क्रेडिबिलिटी अर्थात विश्वसनीयता। और नंबर 4 रेशनैलिटी अर्थात विवेकशीलता। ये 4 आवश्यकताएं अवश्य पूरी होनी चाहिए, तभी नाभिकीय स्ट्रैटेजी सफल होती है या न्यूक्लियर डिटरेंस सफल होता है। न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी, जैसा कि हमने अभी भी बताया, ये नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी पर निर्भर करती है। तो इस थ्रेट को, नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी को शत्रु तक संप्रेषित होना बहुत आवश्यक है। यही पहली आवश्यकता है, कम्युनिकेशन अर्थात नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी का शत्रु तक संप्रेषण या संचार। यदि नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी शत्रु तक ठीक से संप्रेषित नहीं हो सकी तो प्रतिरोधकता की स्ट्रैटेजी पहले कदम पर ही अपना दम तोड़ देगी। इसलिए थ्रेट अर्थात थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट बी ड्यूली कन्वेड टू द एनिमी हु इज विलिंग टू अटैक। अब यह समझना आवश्यक है कि शत्रु तक नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी को संप्रेषित करना बहुत आवश्यक है और संप्रेषण के चैनल्स होने चाहिए अर्थात संप्रेषण वाहिकाएं होनी चाहिए। किसी भी बात को, किसी भी धमकी को अगर दूसरे पक्ष तक संचारित करना है या संप्रेषित करना है तो कुछ माध्यमों के माध्यम से, कुछ संचार वाहिकाओं के माध्यम से ही उसे संप्रेषित किया जा सकता है। ये संचार वाहिकाएं स्पष्ट भी हो सकती हैं और सूक्ष्म भी हो सकती हैं, सांकेतिक भी हो सकती हैं, जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीविज़न के माध्यम से, किसी भी प्रकार के संचार माध्यम के, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये धमकी दी जा सकती है, या केवल सांकेतिक और सूक्ष्म संकेतों से भी धमकी शत्रु तक संप्रेषित की जा सकती है। यहाँ पर मुझे पुनः वह उदाहरण याद आता है जो मैंने आपको पहले ऑडियो में बताया था कि टाइग्रेस जब अपने कब्ज को अर्थात शेरनी जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो वह उस क्षेत्र के चारों तरफ के पेड़ों के तनों पर पंजों से चिन्ह बना देती है, निशान बना देती है, पा मार्क्स बना देती है। इन पा मार्क्स को जब अन्य जंगली जानवर देखते हैं तो टाइग्रेस की यह धमकी उन जंगली जानवरों तक कुशलतापूर्वक संप्रेषित हो जाती है कि इस एरिया में घुसना खतरनाक होगा, टाइग्रेस अटैक कर देगी। तो यहाँ पर जंगली जानवरों ने जो पा मार्क्स देखे और उनकी जो टाइग्रेस की समझ है कि टाइग्रेस किस तरीके से बिहेव करती है, टाइग्रेस के पा मार्क्स को देखने पर टाइग्रेस की धमकी जंगली जानवरों तक संप्रेषित हो गई। तो यहाँ पर संप्रेषण का यह सूक्ष्म तरीका सफल रहा और जंगली जानवर प्रतिरोधित हुए और जहाँ पर टाइग्रेस ने बच्चे दिए हैं वहाँ पर जाने का जोखिम उन्होंने नहीं उठाया, अर्थात वे प्रतिरुद्ध हो गए। एक आम जीवन से
एक उदाहरण बहुत अच्छा है जो आपको दिया जा सकता है। जो गार्ड डॉग्स होते हैं, अर्थात कुछ लोग अपने दरवाज़ों पर कुत्ता या कुत्ते पाल रखते हैं, और जब कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसना चाहता है जहाँ पर उसने गार्ड डॉग रखा है, तो वह कुत्ता भौंकता है या गुर्राता है या आंख दिखाता है। इससे जो इंट्रूडर है, जो घर में घुसने वाला है, उस तक यह थ्रेट संप्रेषित हो जाती है या धमकी संप्रेषित हो जाती है कि अगर हमने घुसने की जरूरत करी तो कुत्ता काट सकता है। इसके अलावा कभी कभी लोग दरवाजे पर लिख देते हैं, खतरनाक कुत्तों से सावधान। यह भी एक प्रकार की धमकी है जो लिखी हुई है। और जब कोई व्यक्ति उस घर में घुसना चाहता है तो दरवाजे पर लिखी हुई धमकी को पढ़ता है और ठिठुक जाता है और उस घर में नहीं घुसता है। भले ही उस घर में कुत्ते न हो, लेकिन मात्र यह लिखी हुई धमकी जब इंट्रूडर या प्रवेश करता देखता है और पढ़ता है तो वह घर में घुसने से प्रतिरुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसको धमकी संप्रेषित हो जाती है। अब यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अगर घर में घुसने वाला व्यक्ति ब्लाइंड एंड डेफ है, अंधा और बहरा है, या उसे अंधा बहरा है, या अगर वह अंधा बहरा नहीं है और ऐसे दरवाजे पर घुस रहा है जहां यह लिखा हुआ है कि खतरनाक कुत्तों से सावधान, तो वह पढ़ नहीं सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जो अंधा और बहरा है वह न तो गार्ड डॉग की प्रेजेंस को देख पाता है, न ही उसकी गुर्राहट को सुन पाता है, तो उस व्यक्ति तक कुत्ते की धमकी, थ्रेट, काट लेने की धमकी संप्रेषित नहीं हो पाती है। तो ऐसा अंधा और बहरा व्यक्ति किसी घर में घुस जाएगा, घुसने से प्रतिरोधित नहीं होगा, और हो सकता है कि कुत्ता उसे काट ले, अर्थात कुत्ता अपनी काट लेने की धमकी को कार्यान्वित कर दे। यहाँ पर डिटरेंस फेल हो गया, अर्थात घुसने वाला प्रतिरुद्ध नहीं हुआ और प्रतिरोधकता की स्ट्रैटेजी असफल हो गई। इसलिए स्पष्ट होता है कि धमकी का प्रतिपक्ष तक संप्रेषित होना अत्यावश्यक है, नहीं तो प्रतिरोधकता पहले ही कदम पर अपना दम तोड़ देगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो आवश्यकता है न्यूक्लियर डिटरेंस की सफलता के लिए वह कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी अर्थात क्षमता। किसकी क्षमता? थ्रेटनर्स कैपेबिलिटी या डिटरर्स कैपेबिलिटी, धमकी देने वाले पक्ष की क्षमता। यहाँ पर चूंकि हम लोग न्यूक्लियर डिटरेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए क्षमता से तात्पर्य है कि जो प्रतिरोधित करने वाला पक्ष है या धमकी देने वाला पक्ष है, वह नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी देकर शत्रु पक्ष को प्रतिरोधित करना चाहता है। तो शत्रु पक्ष यह गणना करेगा, यह सोचेगा कि क्या धमकी देने वाले के पास नाभिकीय आयुध प्रयोग की क्षमता है, क्या उसके पास नाभिकीय आयुध उपलब्ध हैं। और क्षमता के दो पार्ट हैं। नाभिकीय आयुधों की उपलब्धता थ्रेटनर के पास, धमकीदाता के पास होनी चाहिए, साथ ही साथ उनको डिलीवर करने अर्थात शत्रु देश तक उनको पहुंचाने की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो प्रतिरोधकता के सफलता के लिए यह दूसरी परम आवश्यकता है कि थ्रेटनर के पास नाभिकीय आयुधों और उन्हें शत्रु देश तक पहुंचाने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो शत्रु पक्ष धमकी को ब्लफ समझेगा, धोखा समझेगा, और वह पनिश करने के लिए धमकीदाता को भी अटैक कर सकता है। तो नाभिकीय आयुधों
की क्षमता में दो चीज़ें हैं। धमकी दाता के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स प्लस मीन्स ऑफ डिलीवरी, अर्थात नाभिकीय बम, साथ ही साथ इन नाभिकीय बमों को शत्रु के देश तक प्रक्षेपित करने की क्षमता। तो क्षमता के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं जो कि थ्रेटनर के पास, डिटरर के पास, प्रतिरोधक पक्ष के पास होनी आवश्यक है, कि उसके पास नाभिकीय आयुध हों और साथ ही साथ उसके पास नाभिकीय आयुधों को शत्रु देश तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध बैलिस्टिक मिसाइल्स हों या प्रक्षेपास्त्र हों। जब शत्रु पक्ष धमकी पर विचार करता है तो यह सोचता है कि क्या शत्रु ने, अर्थात धमकीदाता ने जो धमकी दी है, उसको कार्यान्वित करने की पूर्ण क्षमता उसके पास है। जब शत्रु पक्ष इस बात पर विचार करता है तो अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज से वह सब पता भी लगा सकता है कि धमकीदाता के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स और डिलीवरी मीन्स हैं कि नहीं। इसलिए यह स्पष्ट है कि कैपेबिलिटी ये दूसरी परम आवश्यकता है नाभिकीय प्रतिरोधकता या न्यूक्लियर स्ट्रेटजी के सफल होने के लिए। नहीं तो धमकी अविश्वसनीय होगी, ये ब्लफ प्रतीत होगी। इसके बाद जो तीसरी परम आवश्यकता है, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि धमकी, नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी क्रेडिबल होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। तो विश्वसनीयता, नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, ये नाभिकीय प्रतिरोधकता की सफलता की तीसरी परम आवश्यकता है। क्रेडिबिलिटी को परिभाषित किया जा सकता है। क्रेडिबिलिटी इज द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी in the mind of the enemy that the given threat will be carried out if the necessity arises। अर्थात विश्वसनीयता शत्रु के मानस में विश्वास का वह स्तर है कि यदि वह अपने आक्रमण से बाज नहीं आया तो आवश्यकता पड़ने पर धमकी अवश्य कार्यान्वित की जाएगी। तो क्रेडिबिलिटी इज द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इन द माइंड ऑफ द एनिमी दैट द गिवन थ्रेट विल बी कैरीड आउट इफ द नेसेसिटी अराइजेस। अर्थात शत्रु पक्ष के मानस पर किस स्तर का विश्वास पैदा करता है धमकी देने वाला, इस पर नाभिकीय प्रतिरोधकता की सफलता निर्भर होती है। क्रेडिबिलिटी के लिए कैपेबिलिटी का होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब शत्रु यह सोचता है कि नहीं, जो धमकी दी गई है उसको कार्यान्वित करने की क्षमता, पूर्ण क्षमता धमकीदाता के पास है, तो फिर यह थ्रेट क्रेडिबल होगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सूत्र है, मैथमेटिकल फार्मूला है, जो HBC वाटकिंस नामक विद्वान ने दिया है। इस फार्मूले के द्वारा भी क्रेडिबिलिटी का आकलन किया जा सकता है। यह फार्मूला है क्रेडिबिलिटी इक्वल टू प्रेस्टीज इनटू स्ट्रेंथ प्लस प्रेजेंस अपॉन टाइम ऑफ रिएक्शन। क्रेडिबिलिटी इक्वल टू प्रेस्टीज इनटू स्ट्रेंथ प्लस प्रेजेंस अपॉन टाइम ऑफ रिएक्शन। इस फार्मूले से शत्रु पक्ष, अर्थात जिसको धमकी दी गई है, वह दी गई धमकी की क्रेडिबिलिटी का आकलन कर सकता है। यहां पर प्रेस्टीज का तात्पर्य है धमकी देने वाले का पास्ट रिकॉर्ड, अर्थात क्या भूतकाल में कभी धमकी देने वाले ने अगर अपने मित्रों के साथ कोई कमिटमेंट किया है तो क्या उसको ऑनर किया है, क्या अपने वादे पर खरा उतरा है, क्या कभी भूतकाल में उसने अपने मित्रों को कोई आश्वासन दिया है तो उसको पूरा किया है, या किसी शत्रु को कोई धमकी दी है तो क्या उस धमकी पर खरा उतरा है और उस धमकी को कार्यान्वित किया है। तो जो थ्रेटनर या धमकी दाता का पास्ट रिकॉर्ड है
वही उसकी प्रेस्टीज है। यह बहुत आवश्यक है। प्रेस्टीज शून्य होगी तो शून्य इंटू एनीथिंग इक्वल टू शून्य, तो सारी क्रेडिबिलिटी शून्य हो जाएगी। तो प्रेस्टीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रोड्यूसिंग क्रेडिबिलिटी इन द माइंड ऑफ द एनिमी। इसके बाद स्ट्रेंथ का मतलब है कैपेबिलिटी, कि धमकीदाता के पास धमकी को कार्यान्वित करने की पूर्ण क्षमता उपलब्ध है कि नहीं। स्ट्रेंथ प्लस प्रेजेंस का मतलब है रेडीनेस, कि जो कैपेबिलिटी है वह प्रयोग के लिए तैयार है कि नहीं। उसके नाभिकीय आयुध और उसके प्रक्षेपास्त्र बिल्कुल रेडी टू यूज, प्रयोग करने के लिए तैयार स्थिति में है कि नहीं। और जितना अधिक उसकी स्ट्रेंथ होगी, जितना अधिक उसकी तैयारी होगी, उतना अधिक क्रेडिबिलिटी होगी। किसी भिन्न में अंश का मान अधिक होने से भिन्न का मान बड़ा हो जाता है। तो क्रेडिबिलिटी के लिए कैपेबिलिटी प्लस रेडीनेस टू यूज कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ प्लस प्रेजेंस, यह बहुत आवश्यक है। यह क्रेडिबिलिटी को कंट्रीब्यूट करती है, विश्वसनीयता को बढ़ाती है। अपन इसके नीचे है टाइम ऑफ रिएक्शन, अर्थात यदि धमकी को कार्यान्वित करना है, यह पता लग चुका है कि आक्रमण हो चुका है या होने वाला है, बिल्कुल शत्रु ने निर्णय ले लिया है, तो धमकीदाता के पास कितने कम से कम समय में अपनी क्षमता का प्रयोग करने की क्षमता है, अर्थात वह कितना शीघ्र रिएक्ट कर सकता है, कितना शीघ्र अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी थ्रेट को कार्यान्वित कर सकता है, और बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रयोग के द्वारा नाभिकीय बमों को कितना शीघ्रता से कम समय लेकर शत्रु देश तक प्रक्षेपित कर सकता है। टाइम ऑफ रिएक्शन जितना कम होगा, क्रेडिबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। किसी भी भिन्न का हर जितना कम होता है, उस भिन्न का मान उतना अधिक होता है। तो इस सूत्र के द्वारा भी शत्रु पक्ष क्रेडिबिलिटी का, अर्थात क्रेडिबिलिटी ऑफ थ्रेट का आकलन कर सकता है। जो चौथी और अंतिम आवश्यकता है वह रेशनैलिटी है, विवेकशीलता। विवेकशीलता से यह तात्पर्य है कि जिस पक्ष को धमकी दी जाती है वह पक्ष रेशनल होना चाहिए, यह आवश्यकता है। वह विवेकशील होना चाहिए, विवेक युक्त होना चाहिए। रेशनैलिटी का साधारण अर्थ ये है कि कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस एंड फॉलोइंग द पाथ ऑफ गेन, अर्थात लाभ के समक्ष हानि की गणना करना और जिस तरह के कार्य में ज़्यादा लाभ हो वही कार्य करना, यही रेशनैलिटी है संक्षेप में। तो शत्रु पक्ष को यह गणना करनी चाहिए, यह आवश्यकता है रेशनैलिटी, कि हमको आक्रमण से ज़्यादा लाभ होगा या आक्रमण के फलस्वरूप अगर धमकीदाता ने अपनी धमकी कार्यान्वित कर दी, जो कि वह अवश्य कार्यान्वित करेगा, तो हमें क्षति अधिक होगी। और जैसा कि हमने पहले बताया कि नाभिकीय आयुधों द्वारा पहुंचाई गई क्षति के समक्ष दुनिया के सारे तरह के लाभ क्षुद्र दिखाई पड़ते हैं, क्षुद्र हो जाते हैं। यही भय प्रतिरोधित करता है। तो शत्रु को रेशनल होना चाहिए, अर्थात उसको गेन और लॉस का कैलकुलेशन करके आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। क्योंकि हम किसी मेनियक को, उन्मादी को, मैड को प्रतिरोधित नहीं कर सकते, क्योंकि मैड व्यक्ति, मैड पक्ष, मैनियक पक्ष, वह उन्मादी होता है और वह रेशनल नहीं होता। किसी रेशनल सरकार के अध्यक्ष को, किसी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष को या शासनाध्यक्ष को ही प्रतिरोधित किया जा सकता है जो रेशनल हो, अर्थात वह मेनियक न हो, वह हिटलर जैसा ना हो। मैनियक
राष्ट्राध्यक्ष को या शासनाध्यक्ष को युद्ध का निर्णय लेने से प्रतिरोधित नहीं किया जा सकता। इसलिए रेशनैलिटी बहुत आवश्यक तत्व है, नाभिकीय प्रतिरोधकता की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। थोड़ी सी यह बात भी कह देना यहाँ उचित होगा कि ये कहा जाता है कि रेशनैलिटी इज म्यूचुअल, अर्थात विवेकशीलता पारस्परिक होती है। अर्थात कुछ विवेकशीलता या विवेकशीलता धमकीदाता के लिए भी आवश्यक है कि वह धमकी को इस प्रकार से सृजित करे, इस प्रकार से बुने कि वह रेशनल दिखे। जैसे किसी मच्छर को मारने के लिए हम तोप का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई मच्छर को मारने के लिए तोप के प्रयोग की बात कहता है तो वह इरेशनल लगेगी। या अगर कोई धमकी देने वाला यह धमकी देता है कि मैं आपको बंदूक से उड़ा दूंगा, परंतु उसके पास बंदूक है ही नहीं, तो इस प्रकार की धमकी इरेशनल है। इसीलिए धमकीदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह धमकी को इस प्रकार से बुने कि वह कैपेबिलिटी से बैक्ड हो, उसमें क्रेडिबिलिटी हो और वह ठीक से कम्युनिकेट हो। तो यह रेशनैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ डिटरर और थ्रेटनर इज आल्सो अ वेरी इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डिटरेंस। तो इस प्रकार से ये चार आवश्यकताएं पूरी होने पर ही न्यूक्लियर स्ट्रेटजी या नाभिकीय प्रतिरोधकता सफल होती है, अन्यथा नाभिकीय प्रतिरोधकता असफल हो सकती है। यहीं पर नाभिकीय प्रतिरोधकता का यह पाठ मैं ख़त्म करता हूँ और अपने इन 3 ऑडियोज़ में जो हमने आपको लगातार भेजे हैं, इसमें हमने आपको नाभिकीय प्रतिरोधकता को पढ़ाने का प्रयास किया है। So thank you so much for listening all these audios and liking them, and wish you all the best.